गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करते हैं तुम सब अच्छे होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट क्लास से कनेक्टेड है। लास्ट क्लास में हमने देखा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, है ना। तो उसमें हमने दो टॉपिक तो कवर कर लिया था। सबसे पहला टॉपिक हमारा था कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, और दूसरा टॉपिक हमने ये देखा था कि सीडीटी दैट इज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अब रिमेनिंग जो टू टॉपिक्स हमारा रह गया था वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक उसमें है कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड दूसरा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो चलो हम लोग थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा क्या था, हमने नोट डाउन भी कराया था, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब देखो अगेन हम बता दें, कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आप सबके पास है, और जिनके पास नोट्स नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके डाउनलोड कर लेना, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, या आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा, उस पर भी आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स की बात करें तो बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब सिंपली कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको। क्लियर, ये नाम से समझ में आ रहा है ना कि डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको। किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? अपने शेयर होल्डर्स को। क्लियर, तो हमने बोला कि डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब सिंपली कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको। अब जैसे होता क्या है कि अगर मान लो करंट ईयर में हमने प्रॉफिट अर्न किया तो उस प्रॉफिट में से हम दो चीज चाहे तो कर सकते हैं। पहला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड दूसरा रिटेन्ड अर्निंग कर सकते हैं, है ना। कुछ पैसा हम सेव करके रख सकते हैं। बट अगर हम चाहें तो ये जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है हम इसको पूरा का पूरा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देख लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो देखो डिविजिबल प्रॉफिट्स, इसका कैलकुलेशन हम लोग को कैसे करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस जितना आपने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज किया है उसको आप ऐड बैक कर दोगे, एंड जो भी डेप्रिसिएशन दिया है एज पर शेड्यूल 2 उसको आप क्या करोगे बच्चे, माइनस कर दोगे। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब यहां तक तो हमें या कंपनी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। कंपनी को प्रॉब्लम तब होती है जब कंपनी ये सोचता है, ये प्लान करता है कि उसको इस डिविजिबल प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स को। मतलब अगर कंपनी की प्लानिंग ऐसी हुई कि वो अपने डिविजिबल प्रॉफिट से भी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में कंपनी को करना क्या होता है कि जो उसके पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उसको यूज करना होता है। क्लियर, इसीलिए ये टॉपिक बना है डिविजिबल प्रॉफिट्स का कि अगर डिविजिबल प्रॉफिट की बात करें, भाई करंट ईयर का जितना भी जो करंट ईयर का डिविजिबल प्रॉफिट है ये, इसको तो आप पूरा पूरा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट अगर कंपनी की ये प्लानिंग है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है जो कि डिविजिबल प्रॉफिट से ज्यादा है, तो उस केस में सिंपली कंपनी क्या करती है, अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करती है। क्लियर, अब देखो यहाँ पे कंडीशन है, अगर आप अपने पास्ट ईयर के फ्री रिजर्व्स को यूज करना चाहते हो तो उस पे भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आपने रैंडमली सोचा कि आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है मोर देन डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स आप यूटिलाइज कर लो, नहीं। आपको सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी या कंडीशन है वो कंप्लाई करनी होती है। एंड देखो बोर्ड पे वो कंडीशन या एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही एलिजिबिलिटी है, एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि जो आपने करंट ईयर का डिविडेंड रेट रखा है ना, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, पास्ट 3 इयर्स जो भी आपका डिविडेंड रेट है उसके एवरेज से। क्लियर है, हमने ये बोला कि इस साल का जो भी आप डिविडेंड रेट रख रहे हो, चाहे तो वो पास्ट 3 इयर्स डिविडेंड रेट का जो आप एवरेज निकालोगे उसके बराबर हो या उससे कम हो, बट उससे ज्यादा ना हो। मतलब अगर मान लो ये 12% है
तो ये 11% हो सकता है, 12% हो सकता है, बट क्या 13% हो पाएगा? नहीं। अगर आपने ये प्लानिंग की है कि आप डिविडेंड रेट 13% दोगे, जो कि पास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा है, तो उस केस में आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो सबसे पहली कंडीशन ही यही है, अगर कंपनी की ये प्लानिंग है कि वो डिविजिबल प्रॉफिट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो ठीक है। अगर वो ये कंडीशन कंप्लाई कर रही है तो वो सिंपली क्या करेगी, अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर लेगी। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम बात करें हैं पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करने की, तो क्या पास्ट ईयर का पूरा प्रॉफिट या पूरा फ्री रिजर्व्स कंपनी यूज कर सकती है? नहीं, उस पे भी कंडीशन है। मतलब अगर मान लो आपने ये कंडीशन या ये एलिजिबिलिटी कंप्लाई कर दी, ठीक है, आपने ये एलिजिबिलिटी कंप्लाई कर दी कि आपका करंट ईयर डिविडेंड रेट लेस इन इक्वल टू है एवरेज पास्ट 3 इयर्स डिविडेंड रेट से, ठीक। तो अब कंपनी को ये राइट मिल गया कि वो अपने पास्ट ईयर के जो फ्री रिजर्व्स है उनको यूटिलाइज कर सकती है, बट उनको किस हद तक या किस लिमिट तक यूटिलाइज कर सकती है वो बोर्ड पे देखो। अब उसके लिए भी दो कंडीशन है। आप अपने पास्ट ईयर के, सबसे पहले याद रखना कि पास्ट ईयर प्रॉफिट्स में से हम सिर्फ किसको यूज कर सकते हैं? ओनली फ्री रिजर्व्स, ठीक है। जैसे कैपिटल रिजर्व्स हो गए या अदर रिजर्व्स हो गए जो कि फ्री इन नेचर नहीं, हम उनको यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ किनको यूज करेंगे? फ्री रिजर्व्स को, लाइक जर्नल रिजर्व और पीएल अकाउंट। क्लियर? तो अब देखो कंडीशन क्या है, अगर हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हैं किसके लिए? फॉर करंट ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जितना भी पास्ट ईयर का प्रॉफिट्स है, कौन सा वाला? फ्री रिजर्व वाला, ठीक, माइनस 15% ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो इस तरीके से हम दो कैलकुलेशन करेंगे और इसमें से जो भी लोअर होगा सिर्फ उतना हम पास्ट ईयर प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर करंट ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो ये ओवरऑल हमारा प्रोसेस था, या कह लो यही हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट्स। हम जल्दी से फिर से रिवाइज करा रहे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली चीज बोला कि व्हाट इज डिविडेंड प्रॉफिट, सॉरी व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट सिंपली नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा प्रॉफिट जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब देखो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब अराइज होती है कंपनी में जब कंपनी ने ये सोचा हो, ये प्लान किया हो कि वो इस साल जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो इस साल के डिविजिबल प्रॉफिट से ज्यादा है। क्लियर? मतलब जितना आपने कमाया है उससे ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हो। तो बट ऑब्वियस आपके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई अगर आप करंट ईयर का पूरा प्रॉफिट यूटिलाइज कर ले रहे हो तो फिर आप अपने पास्ट ईयर में जाओगे और वहां से कुछ प्रॉफिट्स लेकर के आओगे करंट ईयर में यूज करने के लिए। क्लियर? बट इसके लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये होती है, या कह लो एक लौती एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपको ये देखना होता है कि क्या आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज कर भी सकते हो या नहीं। ठीक है, यहाँ ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन कंप्लाई करोगे तब तो आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज करोगे, नहीं तो फिर जितना डिविजिबल प्रॉफिट है उतना डिस्ट्रीब्यूट करो। और वो कंडीशन क्या है? सिंपल, कि इस साल आप जो डिविडेंड रेट रख रहे हो वो पास्ट 3 इयर्स के जो डिविडेंड रेट्स थे उनके एवरेज से कम हो या उसके बराबर हो, बट उससे ज्यादा डिविडेंड रेट ना हो। अगर ये कंडीशन कंप्लाई हो रही है तो उस केस में कंपनी कह लो एलिजिबल हो जाती है अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज करने के लिए। एंड पास्ट ईयर में जब वो जाती है अपने प्रॉफिट्स लाने के लिए तो वो पास्ट ईयर के पूरे प्रॉफिट्स को तो पहली बात यूज नहीं कर पाएगी, कुछ तो उनको एक तरह से कह लो कि रिटेन फॉर्म में रखना होता है, ठीक। एंड दूसरी कंडीशन कि सिर्फ फ्री रिजर्व्स आप यूज कर सकते हो। तो फिर इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी लोअर वैल्यू आ रही होगी उस लिमिट तक आप अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज कर पाओगे। और दो कंडीशन क्या है? सिंपल है, पास्ट ईयर फ्री रिजर्व्स माइनस 15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 10% ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस फ्री रिजर्व्स। क्लियर? होपफुली ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोग को याद हो गया होगा। इस पे हमारे पास हमारी बुक में दो क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ बुक पे, हम पेज नंबर आप लोग को बता देते हैं। दो क्वेश्चंस हैं है ना,
एक तो क्वेश्चन नंबर 7 है इस टॉपिक पे और एक क्वेश्चन नंबर 13 है। तो पहले हम लोग 13 करेंगे। अगर इसमें से कुछ भी नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, वैसे सारी चीजें आपके पास नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। चलो हम लोग चल रहे क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में, हम पॉइंट वाइज इसको सॉल्व करते जाएंगे। कह रहा है व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये हम सबने सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा है एज वेल एज सीए इंटर में भी पढ़ा है, तो प्लीज ये आप आंसर खुद कर लेना, ठीक है। एज पर लॉ आप लोग इसको आंसर कर लेना। सेकेंड पॉइंट देखो, कह रहे सुमो लिमिटेड हैज अ प्रॉफिट ऑफ 25 lakhs बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 11-12. Depreciation in the books was 11 lakhs and depreciation chargeable under section 123 comes to rupees 17 lakhs. ये जो डिविजिबल प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन हम करते हैं, ये किस में करते हैं? अंडर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंप्यूट डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 25 लाख, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। तो जब डेप्रिसिएशन माइनस किया ही नहीं गया 11 लाख का, तो आपको ऐड भी नहीं करना, सीधे आप क्या लेस कर दोगे? जो डेप्रिसिएशन 17 लाख का दिया है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ, ये तो सिंपल है, डिविजिबल प्रॉफिट्स यहां लिख लेंगे अंडर सेक्शन 123, ठीक। देखो ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, है ना। और ये रुपीस किस में दिया है बेटा? लाख्स में दिया है, तो वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। क्लियर? 25 लाख दिया हुआ है, इसमें से हम क्या माइनस करें? डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 जो सेक्शन 123 के लिए है 17 लाख। सीधे सीधे कितना आ गया? 8 लाख आ गया। ये 8 लाख क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब अगर कंपनी चाहे तो करंट ईयर में कम से कम 8 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन तो कर सकती है, ठीक। बस इतना ही पूछा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चलो। कह रहे द कंपनीज एक्ट 2013 लिमिट्स द पेमेंट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। What is the maximum managerial remuneration which can be paid in case of a company consistently earning profits and has more than one managerial person? कितने मैनेजरियल पर्सन है? एक से ज्यादा। और हमने मैक्सिमम लिमिट कितनी बताई थी? सबको पता है 11% मैक्सिमम लिमिट है। बस इतना ही आंसर करना और कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम यही पूछा है ना? हाँ, रेम्यूनरेशन allowed is 11% of adjusted profits calculated under section 198. क्लियर हो गया? बस इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही आंसर था इसका। दैट्स इट। इसमें डिविजिबल प्रॉफिट्स पूछा था तो हमने वो चीज बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये तो क्वेश्चन नंबर 13 था ना। क्वेश्चन नंबर 7 में इस कॉन्सेप्ट का पूरा एप्लीकेशन हम देख लेंगे। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। हम इसको रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद बता रहे हैं। देखो लिखा है, ड्यू टू एडिकेसी ऑफ प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 XYZ लिमिटेड प्रपोजेस टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड आउट ऑफ जर्नल रिजर्व। हमारी प्लानिंग क्या है करंट ईयर के लिए कि हम 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज सेट इन द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम जर्नल रिजर्व्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल 2014। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है 17,50,000 का, फिर इक्विटी शेयर्स दिए 80 लाख के। जर्नल रिजर्व देखो ओपनिंग है, दैट इज लास्ट ईयर का दिया हुआ है 25 लाख। कैपिटल रिजर्व भी लास्ट ईयर का दिया है 3 लाख। रिवैल्यूएशन रिजर्व भी लास्ट ईयर का दिया है 3,50,000 एंड करंट ईयर का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड कितना है बेटा? लास्ट 5 ईयर्स का 12% दिया, और हमें कितने साल का देखना होता है? सिर्फ 3 साल का। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है
कि कंपनी ये चाहती है कि वो 10% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। क्लियर? तो अभी हमें ये बात नहीं पता कि हमें पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज भी करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करके देखोगे कि आपके पास कितना डिविजिबल प्रॉफिट है। अगर एज पर क्वेश्चन देखे तो हमारे पास सिर्फ 3 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट है ना, डेप्रिसिएशन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हमें ये देखना होगा कि हमें एक्चुअल में कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। मान लो हमें जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट में से कवर हो पा रहा है, तो बात ही खत्म, तब तो हमें पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहला इसमें स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इसको कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, इसमें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, फिर भी हम लोगों को शो करना होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 3 लाख इन रुपीज, और यहाँ हम पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज डैश डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 डैश। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया बेटा, 3 लाख। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले ये तो देख लें कि कितने पैसे की जरूरत है। देखो 10% का डिविडेंड रेट स्टार्टिंग में बोला था, तो बट ऑब्वियस वो इक्विटी शेयर्स के लिए हो गया, और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कितना है, 9%, जो कि ऑलरेडी दिया है, तो 9%, या फिर सीधे लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को हम कितना दे रहे हैं, 9% ऑफ 17,50,000, यही है ना, 17,50,000 का कितना, 9%। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स को 10% दे रहे, किसका, 80 लाख का, तो ये तो 8 लाख हो गया, है ना। और ये जल्दी से कैलकुलेट करके मेरे को बताओ, 17,50,000 का कैलकुलेट कर लेते हैं, 17,50,000 का 9%, अरे क्या है, 157,500 आ रहा है, 1,57,500। तो टोटल कितने पैसे की जरूरत है कंपनी को, 9,57,500। इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है ना, इतने पैसे की कंपनी को जरूरत है। करंट ईयर डिविजिबल प्रॉफिट कितना है भाई, 3 लाख तो इसी साल का प्रॉफिट है, वहां से यूटिलाइज कर लो। बैलेंस कितना बचा, 657,500, ये शॉर्टफॉल है। इतना हमारा प्रॉफिट कम पड़ रहा है, कितना, 6,57,500। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या प्लान करेंगे, कंपनी क्या प्लान करेगी कि इसको वो पास्ट ईयर के प्रॉफिट से यूज कर ले। अब पास्ट ईयर के प्रॉफिट से क्या कंपनी यूज कर सकती है, रीजन बीइंग कि जो करंट ईयर का डिविडेंड रेट है वो कितना है, 10%, एंड पास्ट 5 ईयर्स का जो एवरेज रेट है वो कितना है, 12%। तो इसका मतलब कंपनी पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज कर सकती है। ठीक है, अब यूज करने में अगर हम बोले तो क्या पूरा का पूरा यहां से जो हमारा शॉर्टफॉल नीडेड है, जितना हमारा शॉर्टफॉल अमाउंट है, क्या वो पूरा का पूरा कंपनी को पास्ट ईयर प्रॉफिट से मिलेगा या नहीं, उसके लिए हम अपनी दोनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये नोट करना है तो कर लो, हम इसको रब कर लें। $657,500 की हमें जरूरत है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख लें रेट ऑफ, कितना दिया था, 10% रेट दिया है ना, इक्विटी डिविडेंड, यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे 10%। ठीक, शुड नॉट एक्सीड एवरेज डिविडेंड रेट ऑफ पास्ट 3 years। हमने ये चीज मेंशन किया
कि भाई हमारी जो कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन ही यही थी, या कह लो एक एलिजिबिलिटी यही थी कि अगर हमारा इक्विटी डिविडेंड रेट एक्सीड नहीं करा एवरेज डिविडेंड रेट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स से, तब तो हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसी के आगे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम पास्ट ईयर्स इज लोअर ऑफ फॉलोइंग। क्लियर? हमने ये चीज मेंशन कर दी कि भाई 10% तो 12% से कम है, तो फिर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ए पॉइंट, सबसे पहला हमने क्या बताया था, पास्ट ईयर फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व इसमें कितना दिया है, सिर्फ जनरल रिजर्व दिया है 25 लाख का, माइनस 15% किसका, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का। और इक्विटी कितना दिया है, 80 लाख, प्रेफरेंस कितना दिया है, 17,50,000। ठीक, इसकी वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे। बी क्या था, 10% किसका, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस फ्री रिजर्व्स। क्लियर? अब इसमें से जो भी लोअर वैल्यू होगी उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ईयर डिविजिबल प्रॉफिट। जल्दी से कैलकुलेट करो, 97,50,000 का पहला 15% माइनस 25 लाख, तो ये आ जाएगा 10,37,500। ठीक, इसको भी रब कर देते हैं। और नेक्स्ट देखो 80 और ये ना, तो 97,50,000 प्लस 25 लाख इंटू 10%, ये हो जाएगा 12,25,000। तो हम कौन सा अमाउंट यूज कर सकते हैं, लोअर, 10,37,500। और हमें जरूरत कितने की थी, सिर्फ 6,57,500 की। इसका मतलब कि हम पूरा का पूरा पास्ट ईयर से करंट ईयर के डिविजिबल प्रॉफिट के लिए अमाउंट ला सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो देखो इसमें लास्ट में ये चीज लिखी थी ना कि आपको ये मेंशन करना है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल 2014 आप कितना पैसा यूज कर पाओगे। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देयरफॉर कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट 10% ऑफ डिविडेंड कब, इन करंट ईयर। बस हमें यही बताना था कि क्या कंपनी 10% का डिविडेंड करंट ईयर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या नहीं कर सकती है। भाई मेरे पास पास्ट ईयर का जो हम प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकते हैं वो कितना है, 10,37,500 सफिशिएंट है हमारी शॉर्टफॉल जितनी नीडेड थी उसको कंप्लाई करने के लिए, या फिर कह लो उसको कवर करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब अगर कंपनी चाहे तो करंट ईयर में वो 10% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्लियर है ये पॉइंट? बस इतना ही ये टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स पे, इसको नोट डाउन कर लो आराम से। उसके बाद हम तुम लोगों को पूरा का पूरा जो हमारा एक कह लो फॉर्मेट है रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, करो इसको नोट। चलो तो अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक अगर देखें प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो वैसे तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट या उसका फॉर्मेट हम सबको आता है। रीजन बीइंग हमने कहीं ना कहीं उसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, बट फिर भी एक बार हम उसको लर्न कराएंगे, उसको समझा देते हैं और फिर हम लोग उस पर क्वेश्चंस देखेंगे। देखो हमारा 4th टॉपिक चल रहा है रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, किसका, कंपनीज का। ठीक, दो चीजें बनेंगी बच्चे इसमें। सबसे पहला बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड नेक्स्ट विल बी बैलेंस शीट। तो जब भी हम किसी भी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, पहले यहाँ कंपनी का नाम देना है ना,
मान लेते कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है, तो सीधे यहाँ एक्स लिमिटेड लिखोगे। उसके बाद फिर बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? एंड यहां लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है। क्लियर? हमेशा याद रखना 10 कॉलम बनता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रीवियस ईयर की भी दी होती है इन रुपीस। क्लियर? अब देखो जो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कंपनी का, सिंपली कैसे बनता है, ऊपर सारी इनकम होगी, नीचे सारे एक्सपेंसेस होंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और अगर हम इसको पहले वाले से कनेक्ट करें ना, मतलब सोल प्रोप्राइटर वाला, क्योंकि बेसिकली आप लोग को लर्न रहता है, तो जब आप लोग ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते थे तो यहाँ पे आप सेल लिख देते थे और यहाँ आप अदर इनकम लिखते थे। ट्रेडिंग में बाई सेल होता था और पीएल में बाई अदर इनकम। ठीक है ना? तो यहाँ क्या करना होता है कि ये जो सेल और अदर इनकम है वो स्टार्टिंग में लिखना होता है और बाकी सारे के सारे खर्चे हम लोग नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक, अच्छा, तो पहला हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और फिर हो गया अदर इनकम। जैसे ही हम इन दोनों को टोटल करेंगे, मेरे पास आ गई मेरी टोटल इनकम, जिसको कि हम डिनोट करें ए से। अब एक चीज देखो, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नाम से समझ में आ रहा है, ऑपरेशन मतलब जो भी बिजनेस आप करते हो, अगर आप गुड्स खरीद करके गुड्स बेच रहे हो तो उससे जो आपको फायदा होगा वो आपका रेवेन्यू हो गया। फायदा क्या, बेसिकली जो सेल अमाउंट होगी वो आपका रेवेन्यू हो गया। क्लियर है? एंड उस केस में अगर मान लो हमारा जनरल स्टोर है, ठीक है, जनरल स्टोर तो बहुत छोटा हो गया ना, अगर मान लो हमारा कोई भी बिजनेस है XYZ का, हम वहां पे गुड्स खरीद के बेचते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो भी आपको गुड्स सेल करोगे उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो यहाँ आएगा। बट आपकी बिजनेस में मान लो कोई लैंड भी है जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो रेंट कहाँ आ जाएगा बेटा, अदर इनकम में। हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, ये हो गया सेल फ्रॉम बिजनेस। इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। ये हो गया रेंट इनकम, है ना, इंटरेस्ट इनकम। क्लियर? बट अगर मान लो मेरा जो बिजनेस था वो फाइनेंसिंग का बिजनेस है, मतलब हम लोगों को पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं, ये काम करते हैं, तो अब उस केस में जो ये हमारा इंटरेस्ट इनकम हमने लिखा है, वो इंटरेस्ट इनकम कहाँ चला जाएगा बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, क्योंकि वो आपके बिजनेस से ऑपरेशन है। या लेट्स से कि आपका काम क्या है कि आप लोगों को रेंट पे फ्लैट्स प्रोवाइड कराते हो, ठीक है, तो आपका बेसिकली बिजनेस किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू रेंट, तो फिर रेंट यहाँ अदर इनकम में नहीं आकर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगी। सिंपली आपको लर्न करने की जरूरत है, बस इतना याद रखना है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आता है, एंड अदर देन दैट जो भी इनकम होगी वो अदर इनकम में आएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। ये तो इनकम हो गया। एक्सपेंसेस में पहले हम नोट डाउन कर दे रहे हैं, फिर बहुत ही इजीली तुम लोग को लर्न करा देंगे। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ SIT, चेंज इन स्टॉक। लर्न इसलिए कराते हैं सो दैट आप सीक्वेंस ना भूलो। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, नेक्स्ट हो जाएगा अपना डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड लास्ट विल बी अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, अब देखो जल्दी से हम लोग याद कर लेते हैं इसको। याद बहुत सिंपली इसको किया जा सकता है। पहला 3 जो हमारा खर्चा है वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू आवर स्टॉक। ठीक, उसके बाद ये बेसिकली अगर बड़े बड़े खर्चों की बात करें, एक तो हमारा स्टॉक से रिलेटेड जितना बड़ा खर्चा है, एक एम्प्लॉयज को जो हम पेमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड सो,
इसके अलावा एक हमारा बड़ा पेमेंट होता है कि जितना हमने लोन लिया उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, और बाकी आप कोई भी एक्सपेंस देखोगे तो छोटा मोटा एक्सपेंस होता है, वो अदर एक्सपेंसेस में जाता है। क्लियर? तो इसमें जो पहली 3 चीजें हैं वो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू स्टॉक। अब देखो इधर, अगर मान लो हम बिजनेस करते हैं तो हमने पहले ही भी बताया है कि बिजनेस हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स बना के बेचना, और एक ट्रेडिंग, खरीद के बेचना। अगर आप गुड्स बना करके बेच रहे हो तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, है ना, और इसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करोगे। पर क्या पूरा फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होता है? नहीं, यहाँ WIP भी आता है। बट अगर हम ट्रेडिंग का बिजनेस करें तो जो हम खरीदते हैं वही तो हम बेचते हैं ना, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है? हमने क्या बोला कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो सिंपली हम मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल कर देते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास 3 तरह का स्टॉक होता है। एक आता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसपे कुछ काम हुआ और कुछ ना हुआ। बट अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के केस में स्टॉक इन ट्रेड, जो हम खरीदते हैं वही हम एज इट इज मार्केट में सेल कर देते हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर? अब मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बोले तो हम खरीदेंगे क्या मार्केट से? रॉ मटेरियल, और ट्रेडिंग में स्टॉक इन ट्रेड। तो देखो रॉ मटेरियल का सबसे पहले लिखा है, और यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे फिनिश्ड गुड हो, सबका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा, और SIT का भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है? तो रॉ मटेरियल का सबसे पहले लिखा है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल मतलब क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि हम यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो रॉ मटेरियल का तो किस्सा ही खत्म हो गया। अब ट्रेडिंग में क्या खरीद सकते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। तो दूसरा हमने लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर? अब उसके बाद आप देखो WIP का, फिनिश गुड का, SIT का बचा क्या? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। वो कहाँ जाएगा? चेंज इन ओपनिंग स्टॉक में। तो चेंज इन स्टॉक में हम ऐसे ही करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ SIT माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ SIT। तो बस अपने को इतना याद रखना है कि हमारे पास 2 फॉर्म है बिजनेस का, फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड इज ट्रेडिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग में हमारे पास जितने भी फॉर्म ऑफ स्टॉक्स हैं उन्हीं का तो कैलकुलेशन है। भाई रॉ मटेरियल आप मार्केट से खरीदते हो तो रॉ मटेरियल को अलग से दिखाया कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद परचेज ऑफ SIT हो गया क्योंकि आप स्टॉक एंड ट्रेड मार्केट से खरीदते हो। एंड इसके अलावा SIT, फिनिश गुड एंड WIP का जो भी ओपनिंग क्लोजिंग है वो कहाँ चला जाएगा? चेंज इन स्टॉक में। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या दिया है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। ये तो सिंपल है भाई, जो भी आप उनको सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो एंड सो ऑन। नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो ये आ गया इंटरेस्ट, जितना भी हमने बैंक से लोन लिया है, एंड बाकी डिबेंचर्स का जो भी पैसा उनको इंटरेस्ट पे करे वो फाइनेंस कॉस्ट में आ गया। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, होपफुली आप लोग को पता हो, ना भी पता हो तो हम बता देते हैं कि डेप्रिसिएशन यूज होता है फॉर टेंजिबल एसेट, लेट्स से बिल्डिंग, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट अगर अमोर्टाइजेशन की बात करें तो ये यूज होता है फॉर इंटेंजिबल असेट्स लाइक गुडविल, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। एंड लास्ट अदर एक्सपेंसेस में रिमेनिंग सारे के सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। क्लियर? इसको टोटल करते ही मेरे पास ये क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंसेस, और ये हो जाएगा B। ठीक? अब मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मुंह पर मेंशन कर दे रहे, A में से B माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये यहीं से है, कनेक्टिविटी है नीचे से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि क्या होगा बेटा? A माइनस B, यहाँ लिख देंगे, उसमें से टैक्स माइनस कर देते जो भी टैक्स दिया होगा क्वेश्चन में, एंड रिमेनिंग बैलेंस विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट। ठीक? अगर इसमें से आपको कुछ भी नोट डाउन करना है तो कर लो, होपफुली ये चीज आपको याद हो गई होगी। इसको नोट करो, हम 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं हमारा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट।
देखो अब हम लोग बैलेंस शीट स्टार्ट करें। बैलेंस शीट का हमने हाफ फॉर्मेट लिखा है। बैलेंस शीट में बेसिकली क्या है, पहले हमारा इक्विटी लायबिलिटी और फिर असेट्स है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं इक्विटी लायबिलिटीज की, तो उसमें सिर्फ 3 सब हेडिंग्स है, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। क्लियर? शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। अगर शेयर होल्डर फंड्स की बात करें तो सिंपली जो इक्विटी एंड प्रेफरेंस से रिलेटेड होता है वो शेयर होल्डर फंड्स में जाएगा। अगर कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करना है, उस केस में उस लायबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज। एंड वो लायबिलिटीज जो कि डिमांड पे की जाती है, विद इन 12 मंथ्स पे की जाती है, ऑपरेटिंग साइकिल में पे की जाती है, उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। क्लियर? शेयर होल्डर्स फंड्स में देखो 4 चीजें हमने लिखी है। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, तो ये तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में हमारे पास डिटेल दी रहती है रिलेटेड टू ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम कहाँ मेंशन करते हैं, हमेशा नोट्स टू अकाउंट्स में। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो हम विद इन बैलेंस शीट डालेंगे, एज वेल एज नोट्स टू अकाउंट्स भी डालेंगे। क्लियर? बट ऑथराइज की डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में होगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारे के सारे प्रॉफिट्स होंगे, अगर कोई लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे। एंड अगर हमारे पास क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है तो हम उसको हमेशा कैसे ट्रीट करेंगे बेटा, लॉस की तरह। क्लियर? नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ पैसा मिलता है वारंट के अगेंस्ट, बट शेयर एप्लीकेशन मनी मतलब कि अभी पूरा का पूरा ड्यू है, पेंडिंग है, ये पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं मिला होगा शेयर के अगेंस्ट। क्लियर? अब बात कर लेते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज की, तो इसमें 4 चीजें हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड सबसे लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बीच में 2 चीजें रहेंगी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो इसको तो हम AS 22 के साथ देखेंगे। ठीक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम सबको पता है कि जैसे डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, वो सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। इसके अलावा बैंक लोन हो गया, ये सब किसका पार्ट बनेगा बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मतलब वो प्रोविजंस जो कि 12 महीने बाद, मतलब 12 महीने से ज्यादा के बाद रियलाइज होनी है, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। क्लियर? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में बाकी कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के बाद पेमेंट करने वाली है, वो सब आ जाएगी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। अब नेक्स्ट देखो, इसी से कनेक्ट किया है, पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग से तो यहाँ पहला शॉर्ट टर्म बोरिंग है, लास्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन से तो यहाँ लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ठीक, यहाँ अदर लॉन्ग टर्म है, यहाँ अदर करंट लाइबिलिटी है, एंड उसके अलावा यहाँ एक एडिशनल है ट्रेड पेबल्स। क्लियर? तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओडी आ जाएगा, जो फेवरेट है, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम सबको पता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। एंड अदर करंट लाइबिलिटीज में एक एग्जांपल हम यहां दे देते हैं डिविडेंड पेबल का। हाँ, डिविडेंड पेबल। ठीक, और बाकी अगर कोई और भी अदर करंट लाइबिलिटी जो विद इन 12 मंथ्स पे करनी तो वो यहाँ आ जाएगी। तो ये ओवरऑल हमारा क्या था, लाइबिलिटी साइड बहुत सिंपल था, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। एंड इसमें सीक्वेंस में ही आपको चीजें याद रखनी है, और बहुत सिंपल है, जो यहाँ पे हमने पहला और आखिरी लिखा है वही हमने यहाँ पे पहला आखिरी लिखा है, ताकि आप याद कर पाओ। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन लास्ट में तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन लास्ट में, अदर थर्ड नंबर पे है दोनों में, बस इसमें सेकेंड पॉइंट को चेंज किया। इसमें से ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो नोट कर लो, फिर हम इसके बाद असेट शुरू कर रहे हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं असेट साइड क्या चीजें हैं। असेट में देखो लाइबिलिटीज तो हो गया, असेट में अपने को याद रखना है कि बस 2 है, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। अगेन नॉन करंट एसेट वो असेट्स होते हैं जो 12 महीने से ज्यादा के लिए बेनिफिट देते हैं, एंड करंट एसेट्स वो होंगे जो 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स में देखो हमने पहला लिखा है फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें टैंजिबल है, तो टैंजिबल मतलब बिल्डिंग, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था। इनटैंजिबल मतलब गुडविल। इसके अलावा देखो 2 हमने और लिखा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे आपके किसी भी असेट पे अगर कोई काम चल रहा हो, दैट इज असेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। जैसे बिल्डिंग है,
बिल्डिंग आधी बनी आधी नहीं बनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एंड इनटेंजिबल अंडर प्रोग्रेस मतलब जैसे आपने सॉफ्टवेयर बनने के लिए ऑर्डर किया है बट अभी वो बन करके नहीं आया। क्लियर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब जो 12 महीने के बाद के लिए इन्वेस्टमेंट्स है। डिफर्ड टैक्स असेट्स AS 22 के साथ डील करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हो किसी को 12 महीने से ज्यादा के लिए, एंड बाकी सारे नॉन करंट असेट्स में आ जाएंगे। क्लियर। अब देखो करंट असेट्स में हमने इसी से कनेक्ट किया है कि पहला हमने लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट और लास्ट के दो हमने इसमें लिखे हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड अदर करंट असेट। बीच में है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट तो ठीक है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट मतलब क्या, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या हो जाएगा, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। कैश इक्विवेलेंट में कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा। क्लियर। शॉर्ट टर्म लोन्स जो 12 महीने से कम के लिए लोन दिए गए हैं इन फॉर्म ऑफ कैश, एंड अदर करंट असेट्स में बाकी सारे करंट असेट्स आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल हमारा असेट्स का था टॉपिक कि असेट्स में नॉन करंट असेट आएगा, करंट असेट आएगा, बट नॉन करंट असेट में याद रखना 5 है और करंट असेट में 6। नॉन करंट असेट में क्या क्या है, फिक्स्ड असेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, डिफर्ड टैक्स असेट है, लॉन्ग टर्म लोन्स है एंड अदर नॉन करंट असेट्स। एंड अगर करंट असेट्स की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेंट्रीज आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा, कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाएगा एंड अदर करंट असेट। याद करने के लिए यही याद करना कि इसका लास्ट दो और इसका लास्ट दो ऑलमोस्ट सेम है। नॉन करंट असेट से ही करंट इन्वेस्टमेंट है, बस बीच के 3 फिगर्स इसके चेंज है। तो ओवरऑल इसी तरीके से अपने को याद करना है। क्लियर। हमने सबका एग्जाम्पल दिया है, आप एग्जाम्पल आराम से नोट कर लेना। अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। ठीक है। इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल मेरे को सॉल्व करवाने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे क्वेश्चंस आता है 20 मार्क्स का, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन पूरा अपनी बुक का सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।